नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश कुमार अपने चैनल विवाक बोल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो बनाने की इच्छा हुई तो सो बना रहा हूं। इस वीडियो को बनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य है कि मैं आप लोगों तक, अपने दर्शकों तक निजीकरण क्या है उसे समझा सकूं और निजीकरण होने से लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है इस चीज़ को समझा सकूं। साथियों, पीछे भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें जो है कि निजीकरण को लेकर के मैंने काफ़ी कुछ बताया कि किस तरह से सरकार, जो सरकारी उद्यम हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उनका निजीकरण करते जा रही है, निजी हाथों में देते जा रही है। किस तरह से उसका जो है कि नुकसान आम जनता को उठाना पड़ रहा है, लोगों को उठाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात हमने ये भी बताई थी कि सरकार की यह एक भूल रही है कि विकसित देश जिन्होंने पहले बड़े पैमाने पर निजीकरण किया, जिनमें ब्रिटेन, बेबीलोनिया आदि देश आते हैं, जिन्हें जो है कि बाद में निजीकरण करने के कुछ वर्षों बाद अपने फैसले को बदलना पड़ा, फिर से अपनी संस्थाओं का सरकारीकरण करना पड़ा, लोक उपक्रम के रूप में परिवर्तित करना पड़ा। इनमें ब्रिटेन का भी नाम आता है कि 20 साल के उपरांत जब उन्हें समझ में आया कि निजीकरण से काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है, जनमानस का नुकसान हो रहा है, तो उन्हें अपने फैसलों को बदलना पड़ा। जैसा कि हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ एक लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान के अनुसार सारे शासन प्रशासन कार्य संचालित किए जाते हैं। तो इसमें यह समझने की सबसे बड़ी बात है कि यह इस देश की खूबी रही है कि लोकतांत्रिक होने के साथ साथ यहाँ का जो लिखित संविधान है उसके अनुसार देश चलता है, चलाया जाता है। तो उसमें सबसे बड़ी परिकल्पना है लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना। लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना के लिए नीति निर्देशक तत्व का निर्धारण किया गया है हमारे संविधान में। हमारी जनता को कुछ मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं कि वे किस तरीके से मौलिक अधिकारों का हनन अगर हो रहा है तो यह राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं, और राज्य के विरुद्ध अगर उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वे संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा डायरेक्ट खटखटा सकते हैं। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय हमारे जो है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, वह हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है कि निजीकरण करने की वजह से हमारा लोकतंत्र सीमित होता जा रहा है, संकीर्ण होता जा रहा है। हमारा केवल लोकतंत्र ही नहीं, हमारा संविधान का दायरा सीमित होता जा रहा है। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे व्यक्तियों के, हमारे नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं, उन अधिकारों पर आघात हो रहा है। किस प्रकार से जो है कि और भी चीज़ें हैं, आरक्षण जैसी व्यवस्था को कमज़ोर किया जा रहा है। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हम समझते हैं कि निजीकरण होता क्या है। निजीकरण एक प्रकार से जो सरकारी उद्यम है, सरकारी संस्थाएं हैं, जो राज्य के अधीन संस्थाएं आती हैं, उपक्रम आते हैं, उन संस्थाओं का निजी लोगों के हाथों में, पूंजीपतियों के हाथों में स्वामित्व दे देना, सौंप देना, या स्वामित्व की जो प्रतिशतता है उसे बढ़ा देना, ये निजीकरण है। सबसे पहली बार ऐसा तब हुआ
जब 1991 में मनमोहन जी हमारे देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने उस टाइम पे एलपीजी लाया, यानी लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि दुनिया एक गांव बन कर के रह गई और पूरे विश्व का एक दूसरे से कनेक्टिविटी, संपर्क हो गया। हम ग्लोबल विलेज बन कर के रह गए, यानी कि भारत एक वैश्विक स्तर पर देश नहीं बल्कि एक गांव बनकर रह गया, ग्लोबलाइजेशन के कारण, प्राइवेटाइजेशन के कारण, लिबराइजेशन के कारण। सही भी था, अच्छा भी था, क्योंकि उससे पहले हम एक बंद अर्थव्यवस्था थे और बंद अर्थव्यवस्था होने के कारण हमारा विकास उतनी तेज़ी से नहीं हो पा रहा था जितनी तेज़ी से होना चाहिए। तो प्राइवेटाइजेशन, लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करने से, वैश्विक स्तर पर जुड़ने से हम एक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बन सकें और हमने अपने आप को वैश्विक स्तर पर सिद्ध किया। इस प्रकार से हमारे देश ने बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया। लेकिन तब ये होता था कि तमाम निजीकरण, तमाम उदारीकरण के बाद जो सरकारी कंपनियों का, संस्थाओं का जो स्वामित्व होगा उसमें जो है शेयर होंगे, वे शेयर 51 और 49% में होंगे। यानी कि 51% हिस्सेदारी, भागीदारी सरकार की होगी, तो 49% हिस्सेदारी, भागीदारी गैर सरकारी संगठन, संस्थान या निजी पूंजीपतियों के होंगे। अच्छा रहा, यह निर्णय भी अच्छा रहा। इससे देश तेज़ी से विकास भी किया, विकास के पथ पर अग्रसर रहा। जितना हम जो है कि आज़ादी के बाद 1947 से लेकर के 91 तक विकास किए, उससे कई गुना तेज़ी से हमने जो है 1991 के बाद, एलपीजी आने के बाद हमने तेज़ी से विकास किया। लेकिन साथियों, जैसे जैसे सरकारें बदलती गईं, अपने निजी हितों को देखते हुए, अपने राजनीतिक हितों को, राजनीतिक लाभों को देखते हुए सरकारों ने नियम बदले, पैमाने बदले और निजीकरण के जो दायरे थे, स्तर थे, उनको बढ़ाया। आज की जो एनडीए गवर्नमेंट है, एनडीए सरकार ने निजीकरण के प्रतिशतता को और बढ़ा दिया। बड़े तेज़ी से, बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी संस्थाओं का, रेलवे का, एयरलाइंस का और भी तमाम संस्थाओं का, जैसे दूरसंचार संस्थाओं का, बीएसएनएल का, इस तरह की तमाम संस्थाओं का निजीकरण किया जाने लगा, निजी हाथों में सौंपा जाने लगा। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, डाकघर, तमाम और भी संस्थाएं जो है कि निजी हाथों में सौंपी जाने लगी। निश्चित रूप से किसी भी घटना के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा, एक बुरा पहलू। अच्छा पहलू ये है कि इससे अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, विकास होगा। लेकिन दूसरी तरफ बुरा यह है कि कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ें जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। अगर सोचने की बात है कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट तक तो अभी गरीबों की पहुंच नहीं बन पाई है। हालांकि प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज़ का सफ़र करेगा, लेकिन वहां तक अभी पहुंच नहीं बन पाई है। लेकिन आम जनता जो बसों से यात्रा करती है, रेलवे से दूर दूर तक जा कर के जीविकोपार्जन के लिए रोज़गार खोजती है, उनके लिए स्थितियां दुभर होती जा रही हैं। किस प्रकार से जो है कि निजीकरण के कारण रेलवे का किराया, बसों का किराया महंगा होता जा रहा है, यह एक संकटपूर्ण स्थिति खड़ी हो रही है। और दूसरी तरफ जो है लोगों को रोज़गार का भी संकट उत्पन्न होता जा रहा है। उन्हें सरकारी संस्थाओं में रोज़गार नहीं मिल पा रहे हैं, रोज़गार के लिए समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। इस तरह की तमाम समस्याएं आ रही हैं। हम निजीकरण या निगमीकरण के
पूर्णतया विरोधी नहीं हैं, लेकिन हाँ इस हद तक ज़रूर विरोधी हैं कि इसका जो प्रतिशत दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, निश्चित रूप से हमारे लोकतंत्र को सीमित कर रहा है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे हम आप लोगों को समझाना चाहेंगे कि कैसे जो है कि हमारा लोकतंत्र सीमित हो रहा है। हम सबसे पहले संविधान की बात करते हैं और संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार की बात करते हैं। मौलिक अधिकार जो हमें मिले हुए हैं वह राज्य के विरुद्ध मिले हुए हैं निश्चित रूप से। तो राज्य की परिभाषा होती है कि राज्य में सरकारें आती हैं, जैसे केंद्र सरकार हो गई, राज्य सरकार हो गई, और वे संगठन आते हैं, वे संस्थाएं आती हैं जहाँ के कर्मचारी, जहाँ की सेवाएं राज्य के द्वारा संचालित की जाती हैं। जैसे विश्वविद्यालय हो गए, एयरपोर्ट हो गए, रेलवे संस्थाएं हो गए, अन्य सभी चीज़ें। लेकिन होता क्या है कि अगर निजीकरण कर दिया जाए और उन संस्थाओं से सरकार अपना जो एक प्रकार से भागीदारी है, हिस्सेदारी है, उसे हटा ले दूसरे रूप में, ये तरीका भी एक बदला है। जैसे कि डायरेक्ट जो है कि 49% 51% का खेल न खेल करके दूसरे तरीके से तमाम तरीके के नए प्रोपोगेंडा रच करके उन चीज़ों को कम किया जा रहा है। एक प्रकार से धीरे धीरे घिसा जा रहा है ताकि घिस करके वे चीज़ें कमज़ोर हो जाएं। तो ऐसा करने से सीधे तौर पर लाभ पूंजीपतियों को मिल रहा है और वे संस्थाएं पूंजीपतियों के हाथों में चली जा रही हैं, यानी राज्य से निकल करके निजी हाथों में चली जा रही हैं। तो जब हमारा मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होता है, वह मौलिक अधिकार हमारा निश्चित रूप से सीमित हो जाता है, क्योंकि हम जब हमारा मौलिक अधिकार का हनन होता है तो राज्य के विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन क्या निजी स्वामित्व के जो संस्थाएं हैं उनके विरुद्ध क्या हम मौलिक अधिकार के हनन की बातों को कह सकते हैं, कर सकते हैं? क्योंकि नहीं कर सकते। कारण क्या है कि वहाँ जब निजी संस्थाओं की पूंजीपतियों की हिस्सेदारी या स्वामित्व का प्रतिशत जब ज़्यादा हो गया या कोई संस्था पूरी तरह से निजी हाथों में चली गई, तो वहाँ फिर हमारे मौलिक अधिकारों के लागू होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हम ऐसे ही हमारा मौलिक अधिकार सीमित हो जाता है। उसी प्रकार से जो है कि आरक्षण को जिन बहसों पर लागू किया गया, जैसे जैसे धीरे धीरे लागू किया गया, कभी जो है कि मंडल कमीशन, कभी सच्चर कमेटी, कभी अन्य कमेटी, कभी या इतिहास में जाएं पूर्व में तो पूना पैक्ट के द्वारा जिस तरीके से लागू किया गया, वह आधार जातिगत आधार था, क्योंकि हमारे समाज में एक वर्ग के शोषण का जो आधार था वह भी जातिगत था। तो इन जातिगत मुद्दों को ध्यान में देखते हुए उनके पुनर्वास, पुनर्संरचना और विकास के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए जिस आरक्षण व्यवस्था को लागू किया गया, अगर वे संस्थाएं ही निजी हाथों में चली जाती हैं तो फिर वहाँ पर हम आरक्षण का दावा भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से आरक्षण को भी सीमित किया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार ने जो है कि संविधान का संशोधन करके EWS यानी इकोनॉमिक वीकर क्लास या सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग बना करके 10% का आरक्षण देने का काम किया। यह भी, यद्यपि इसे सही कहें या गलत कहें, यह एक कह सकते हैं कि डिबेट का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब समाज में एक वर्ग का शोषण जाति के आधार पे हुआ है तो आर्थिक आधार पे आरक्षण देना कहाँ तक सही है, यह एक बहस का मुद्दा है। चलो ठीक है, एक पल के लिए हम मान भी लेते हैं, हम इस पक्ष में आ भी जाते हैं कि ठीक है, EWS यानी कि जो है कि आर्थिक आधार पर गरीबों को आरक्षण देना सही है। तो इसका निर्धारण कौन करेगा? एक मशीनरी, एक सिस्टम
जो सरकार के अधीन कार्य करती है, जो पहले से ही भ्रष्ट है, वह कैसे तय करेगी कि कोई व्यक्ति कितना गरीब है, कोई व्यक्ति कितना आर्थिक रूप से कमज़ोर है या कितना संपन्न है। हम आज भी अपना जो है कि आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लेखपाल के पास जाते हैं। लेखपाल एक ऐसा पद है जो कि एक प्रकार से रिश्वतखोरी के द्वारा घूस लेकर के टेबल के नीचे से किसी का भी आय प्रमाण पत्र कम वार्षिक आय का बना सकता है और उसे गरीब घोषित कर सकता है, चाहे उसके पास 100 बीघे की ज़मीन क्यों न हो। बस सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। अगर सरकारी नौकरी नहीं है, कोई प्राइवेट जॉब भी कर रहा है या उसके पास 100, 200, 1000 बीघे की खेती होगी, लेकिन लेखपाल के कलम में इतनी ताकत होती है कि वह उसे आर्थिक रूप से कमज़ोर, गरीब सिद्ध कर सकता है अपने कागज़ और कलम के ताकत के आधार पर। यानी हमारी जो मशीनरी है, हमारा जो सिस्टम है, वही कमज़ोर है, वही भ्रष्ट है। तो ऐसे कमज़ोर और भ्रष्ट सिस्टम में हम किस तरह से आशा कर सकते हैं कि आर्थिक रूप से कमज़ोरों के लिए दिया गया आरक्षण सही तरीके से उन्हीं कमज़ोरों को ही मिल पाएगा? यह एक सवाल पैदा करता है। और कहीं न कहीं इस तरह के संशोधन और इस तरह से परिवर्तन, निजीकरण, निगमीकरण आरक्षण जैसी व्यवस्था को भी कमज़ोर कर रहे हैं। निश्चित रूप से आरक्षण कमज़ोर होना चाहिए, लेकिन उसका जो संकल्प था कि जिस तरीके से सोशली, इकोनॉमिकली, चूँकि सरकार ने आर्थिक रूप से भी लागू कर दिया, तो मुझे इस शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा कि सामाजिक आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को जब तक उन्हें उनका हक अधिकार न मिल जाए, जब तक वे जो है कि मुख्य धारा में न आ पाएँ, तब तक आरक्षण बना रहना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आरक्षण घिसे, कमज़ोर हो, ख़त्म भी हो, लेकिन यह तब हो जब समाज में इक्वलिटी एमंग्स द इक्वल आ जाए। यानी जो है कि जो एक भेदभाव है, एक असमानता है समाज में, जातिगत या आर्थिक तौर पे तो समानता कभी भी नहीं आ सकती। यह एक यूटोपिया है, यह एक जो है कि कह सकते हैं कि परिकल्पना है। लेकिन सामाजिक समानता, जो सामाजिक स्तर का भेदभाव है, वह ज़रूर कम हो सकता है। और मूल रूप से जो प्रतिनिधित्व है, लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में और अन्य जगहों पर, सरकारी सेवाओं में, विश्वविद्यालयों में, अन्य संस्थाओं में जो प्रतिनिधित्व है, जब उन्हें उस अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलने लगे तो निश्चित रूप से इसे ख़त्म किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। लेकिन अभी यह देश इस स्थिति में नहीं पहुंचा है, और इस स्थिति में नहीं पहुंचा है तो इस तरीके से निजीकरण या निगमीकरण करके इसको भी, आरक्षण को भी सीमित किया जाने का कार्य किया जा रहा है। यह एक तरीके से कहा जाए कि एक प्रकार से सोची समझी रणनीति है, जिसके तहत हमारे मौलिक अधिकार, हमारा आरक्षण व्यवस्था खतरे में है, हमारा संविधान भी खतरे में है। संविधान को भी सीमित किया जा रहा है हर चीज़ का निजीकरण, निगमीकरण करके। तो इन बातों को हमें बड़े गहराई के साथ, बारीकी के साथ समझना होगा, जानना होगा, और इस बात को समझना होगा कि सरकारें क्या कर रही हैं, किस तरीके से शासन प्रशासन चलाया जा रहा है। साथियों, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार। आप अपनी राय हमारे वीडियो पे ज़रूर दें, लाइक करें, कमेंट दें, हमारे चैनल वेवाक बोल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद साथियों।